वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, अहम कौमी उमूर पर गौर, माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सैलाब से आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अखुवत, यगानगत और मुकम्मल यकीन से सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा जनूबी अजला डेरा इस्माइल खान और टांग के दौरे के मौके पर मुतासरीन से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआवजे के लिए कच्चे और पक्के घरों की तफरीक खत्म कर दी। मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के लिए 5 लाख, जबकि जुज़वी तौर पर मुतासर होने वाले घरों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिस तरीके से सैलाब और कुदरती आफात से निपटने के लिए हम इकट्ठे चल रहे हैं, अगर गुज़िश्ता 75 साल के दौरान दूसरे मामलात में भी इसी जज्बे, इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ चलते तो आज हम IMF के सामने हाथ न फैलाते। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मीरान और बनकुराई के इलाकों में सैलाब मुतासरीन से खिताब। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज और दूसरे हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की मजमूई सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों और इलाके में निकासी आब के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,425 की सतह पर। रुपया भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे की कमी के बाद 226 रुपए 15 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में 9 रुपए की कमी के बाद डॉलर की कीमत खरीद 217 रुपए, जबकि कीमत फरोख्त 220 रुपए हो गई। इमरान खान ने कौम से झूठ बोला और झूठ का पलंदा PTI के लिए आतिशफिशां बन गया। तहरीक इंसाफ एहतजाज की आड़ में NRO हासिल करना चाहती है। इमरान खान ने पाकिस्तान का कर्जा 2 गुना कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मईशत में मुस्तहकम करने के लिए कोशां है। वफाकी वजीर शेरी रहमान। कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इमरान खान बैरूनी हाथों में कठपुतली हैं। उन्होंने अस्पताल के लिए दिया गया चंदा भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात PTI दौर में हुई। इनके लगाए गवर्नर स्टेट ने ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में शुरू। बच्चे, बूढ़े, जवान सब्ज हिलाली परचम लहराने को बेताब। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस और सब्ज रंग के मलबूसात खरीदने में मसरूफ। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इनके बारे में तफसील से बात करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें अहम कौमी उमूर पर गौर किया जा रहा है। माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के मौके पर टांग के इलाके पाइब में मुतासरीन से मुलाकात और वज़ीर-ए-आज़म को दी जाने वाली ब्रीफिंग की तफसीलात आपको बताएंगे असद यार खान अपनी इस रिपोर्ट में। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की दादरसी और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा जनूबी अजला डेरा इस्माइल खान और टांग के दौरे के मौके पर पाई में मुतासरीन से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अखुवत, यगानगत और मुकम्मल यकसोई से सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। ये चाहे किस सूबे में किसी भी हुकूमत हो, हमने सब ने मिल के पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है। ये कोई मुकाबला नहीं है, अल्लाह को राज़ी करना, अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है।
बच्चों के साथ शफकत का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करके मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। तो पढ़ती हो बेटा? हाँ शाबाश। यहाँ पर पानी आया था, बहुत पानी आया था, तो डरी तो नहीं थे ना आप? नहीं। आपका क्या नाम है? शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है। बड़े होकर क्या बनोगी? डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर। सैलाब से मुतासरा एक बुजुर्ग ने मुश्किल की घड़ी में मदद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पहली मर्तबा इस पसमानदा इलाके में किसी भी वज़ीर आज़म की आमद हुई है। तो ढेर मेहरबानी, मुतालिब ढेर खुशहाल। 60-70 साल से हमारे पास कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। आज आप आए हैं, आपने हमारे दुख में शरीक हुए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म की तवज्जो इलाके को दरपेश बाज़ मसाइल की जानिब दिलाई। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए भी बंदों की तामीर के साथ नालों से तजावुजात का खात्मा जरूरी है। टांग साम डैम की तामीर से न सिर्फ 12 लाख एकड़ अराजी को पानी की दस्तयाबी मुमकिन होगी, बल्कि इससे मुस्तकबिल में सैलाब से भी बचा जा सकेगा। जिला टांग में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात, इमदाद और बहाली के हवाले से दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि तेज बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस टांग, अमाखेल, बाराखेल, जंदोला बाजार और दीगर इलाके मुतासिर हुए। भारी मशीनरी के जरिए पानी की निकासी की गई। सैलाब से 2 अफराद जाँ बाक हुए। 216 घर मुकम्मल तौर पर जबकि 221 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। 244 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। इलाके में मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप कायम किया गया है, जबकि पीने के पानी की फराहमी भी जारी है। वज़ीर आज़म ने NDMA, PDMA, सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया की तरफ से इमदादी कामों को सराहा और कहा कि वफाकी हुकूमत पिजू से टांग तक शाहराह की तामीर करेगी। NHA सड़कों की बहाली को यकीनी बनाएगा। बड़ी अच्छी बात है, मिल के काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आप और जल्द से जल्द लोगों को बहाल करें। बलूचिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो PDMA वो भी 10 लाख रुपया जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनको दे रहे हैं। तो आपने 8 लाख किया, बड़ा अच्छा है। इसको अगर 10 लाख बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। मेरी से टांग जो है ये रोड हम इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट बना के दे देगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी वसाइल के ज़िया को रोकने के लिए NDMA मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों और ज़िलाई इंतजामिया के साथ मिलकर नुकसानात का जायजा लेगी, जिसकी बुनियाद पर मुतासरीन को मुआवजे की रकम अदा की जाएगी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिस तरीके से सैलाब और कुदरती आफात से निपटने के लिए हम इकट्ठे चल रहे हैं, अगर गुज़श्ता 75 साल के दौरान हम दूसरे मामलात में भी इसी जज्बे, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलते तो आज हम IMF के सामने हाथ न फैलाते। वज़ीर आज़म डेरा इस्माइल खान के दौरे के दौरान मीरान और बंद कुराई के इलाकों में सैलाब मुतासरीन से खिताब कर रहे थे। रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क में शदीद सैलाबी सूरत हाल के नुकसानात और अजाले का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म मुसलसल मुतासरा इलाकों के दौरे कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके बंद कुराई में सैलाब मुतासरीन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि शदीद बारिशों और सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अलावा बलोचिस्तान और सिंध में भी तबाही मचा दी है। हुकूमत आफत की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। किसी एक फर्द या पार्टी का काम नहीं, ये इज्तिमाई काम है। हमें इज्तिमाई हिस्सा डालना होगा और इसी तरीके से जिस तरह इस सैलाब के मौके के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से इस मुल्क को अगर 75 साल में हमने तरक्की और खुशहाली का वो तस्वीर कशी की होती, जो वो ममालिक बहुत पीछे थे आज हमसे आगे निकल गए। क्यों? इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ, मेहनत और अमानत और दयानत के साथ। मगर पाकिस्तान को 72 साल में हमने क्या दिया? यह है वो लम्हा फिक्रिया, यह है वो सवाल जिसके लिए हमें सबको, मुझे सबसे पहले और हम सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा और सवाल के जवाब तलाश करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत जल्द दोबारा भी इलाके का दौरा करेंगे और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलानात करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म डेरा इस्माइल खान के सैलाबज़दा इलाके मीरान गए। मुतासरीन से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें NDMA और PDMA के साथ मिलकर मुश्तरका सर्वे करके नुकसानात का अजाला करेंगी। उन्होंने कहा कि कीमती जानी नुकसान का कोई नेमुल बदल नहीं, ताहम वफाक और सूबाई हुकूमत जाम बहक और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे अदा करेंगे। 10 लाख रुपया वफाक
ادا کر رہا ہے جہاں پر جو کوئی موت واقع ہو گئی، اور یہاں پر صوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب وہ 8 لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں وفاق زخمیوں کو، 25,000 روپے کے بجائے 2.5 لاکھ روپیہ ادا کر رہا ہے۔ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے، گزارش کی ہے کہ وہ ایک جوائنٹ سروے کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی حقدار کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز اور دوسرے حکام نے سیلاب کی مجموعی صورتحال، امدادی کارروائیوں اور علاقے میں نکاسی آب کے نظام کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم متاثرین سے ملے اور ان سے ان کی مشکلات دریافت کیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی انجینئر امیر مقام اور رکن صوبائی اسمبلی مولانا لطف الرحمان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حقدار کو ان کا حق ملے گا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس 356 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,425 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 211 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 117 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 28 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 27 کروڑ 54 لاکھ 31 ہزار سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 7 ارب 90 کروڑ 41 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 65 پیسے کی کمی کے بعد 226 روپے 15 پیسے پر آ گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 9 روپے کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت خرید 217 روپے جبکہ قیمت فروخت 220 روپے پر آ گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے، 100 انڈیکس 356 پوائنٹس اضافے کے بعد 41,425 کی سطح پر بند ہوا، جبکہ مارکیٹ میں 211 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 117 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 28 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ناظرین، اسی حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے مرزا اختیار بیگ سے، ہمارے لائن پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مرزا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس حوالے سے بتائیے گا، روپے کی جو قدر ہے وہ ایک بار پھر سے مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہے ڈالر کے مقابلے میں، کیا کہیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ لوگوں کو پینک ہو گیا تھا، لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا، ڈالرائزیشن لوگ کر رہے تھے، تکیے کے نیچے ڈالر رکھتے تھے خرید کے کہ جی یہ 300 روپے کا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بھی بڑی تھی۔ لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ ہماری معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ان آنے والے چند مہینوں میں بہت بہتر ہوں گے۔ ہماری امپورٹس بھی کم ہوئی ہیں اور ہماری بیلنس آف پیمنٹ بھی بہتری ہوئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بہت بہتر ہوا، جو ہمارا خسارہ بہتر ہوا اس کی وجہ سے، اور ڈیمانڈ ڈالر کی جو تھی وہ کم ہونے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت 10 روپے تقریباً انٹر بینک میں اور 15 روپے اوپن مارکیٹ میں ٹوٹی ہے، کم ہوئی ہے۔ ڈالر کا اتنی بڑا کچھ 4.8% کے قریب کم ہونا ایک دن میں، یہ اور آج بھی پھر 1 روپے کا 1.5 روپے کا فرق آیا، تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا۔ اب لوگ اس بات کی طرف نہیں سوچ رہے کہ ہم نے ڈالر خرید کے رکھ لیں یا ڈالر 300 کا ہو جائے گا۔ اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈالر کی اصل قدر کیا ہے۔ آج جتنے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو ہم نے انہیں یہی جواب دیا ہے کہ 190 روپے اور 200 روپے سے زیادہ ڈالر کی قدر نہیں ہے۔ ڈالر انشاءاللہ واپس آئے گا جب IMF سے ہمارا ایگریمنٹ 24 تاریخ کو ایگریمنٹ تو ہو چکا ہے، ریمبرسمنٹ ہونی ہے 1.12 بلین ڈالر کی ایک قسط ہے اور 1 بلین کی ایک ہے۔ لیکن آج جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ 2 بلین ڈالر تقریباً چائنا نے ہمارا رول اوور کرا 1 سال کے لیے، اور چائنا کا اس سے پہلے بھی 2.3 بلین کا وہ رول اوور کر چکے ہیں، تو ٹوٹل 4.3 بلین ڈالر کا چائنا کا لون رول اوور ہوا نیکسٹ 1 ایئر کے۔ وہ اس نے بھی اعتماد دیا ہے، اور IMF کا جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ 4 بلین ڈالر کی ہمیں برج فائنینسنگ چاہیے، جو گیپ ہے آپ کا وہ کیسے پورا ہوگا، تو ان کو بھی جواب مل گیا۔ اور پھر کل IMF کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی پازیٹیو اور خوش آئند ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے وہ تمام شرائط پوری کر لی ہیں جو ہمارے ایگریمنٹ اور ہمارے قسط ادا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تھی۔ تو آپ کوئی وجہ نہیں رہ جاتا ڈاؤٹ کرنے کا
या शक व शुबात करने का। इंशाल्लाह अब ऑयल की जो हमने परचेजिंग की थी फर्नेस ऑयल, वो भी आने वाले 2 महीनों में उसी स्टॉक में से खर्च होगा जो हमारे पास हमने एक्सेस परचेज कर लिया था। तो ये सब चीज़ें हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बेहतर बनाएंगी, हमारी इंपोर्ट फिगर को बेहतर बनाएंगी और पैनिक बाइंग को ख़त्म करेंगी। और इंशाल्लाह हमारा डॉलर जो है, हमारी पूरी उम्मीद है कि IMF के रिम्बर्स होने के बाद ये 200 के आसपास इसको होना चाहिए, जो उसकी असली कदर है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बिलाशुबा अच्छे इंडिकेटर्स हैं। आपने भी कहा तमाम चीज़ें मुस्बत समत में जा रही हैं। ऑयल की परचेजिंग की आपने बात की तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी हुई है। माशी तज्जियाकार ये कहते हैं कि खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह आलमी माशी सुस्त रवि है। आप क्या कमेंट करेंगे इसके बारे में? बिल्कुल यही है कि आलमी रिसेशन जो है, जो कसाद बाजारी जिसको आप कहते हैं या मंदी उर्दू में कहते हैं, क्योंकि महंगाई हो गई है, कम्योडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, बिजली के मसाइल हैं, पावर नहीं मिल रही है, गैस की मसाइल है, US यूक्रेन वॉर की वजह से गैस की सप्लाई यूरोप को बिलखुसूस जर्मनी को रुक गई थी। तो इनकी सनतें, इनकी माशत बुरी तरह हिट हुई है। और जब माशत हिट होती है, कसाद बाजारी होती है, जॉब छूटती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसके बाद डिमांड कम हो जाती है। आपके पास पैसे तो नहीं होते कि आप नई जीन्स ज़ारा की या डीजल की या गैप की खरीदने जाएंगे। आप तो जो पैसे होते हैं वो बहुत मुश्किल अपने खाने पीने की और हेल्थ केयर के अखराजात को पूरा करते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से ऑयल की डिमांड कम हुई है और ऑयल की डिमांड कम होने से भी उसकी कीमत में कमी आई है। उसके साथ साथ ओपेक कंट्रीज ने मार्जिनली अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का भी अंदिया दिया है। तो ऑयल की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, डिमांड भी कम हुई है, तो यकीनन उसका असर उसकी कीमत पे होगा। 95-90 लोग देख रहे हैं, ये तो और भी नीचे जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में इसका बड़ी खैर मकदम किया जाता है, क्योंकि ऑयल की कीमत बढ़ने से हमारी पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ जाती हैं, हमारी बिजली की निर्ख बढ़ जाती हैं और एक आम आदमी की चीखें निकलती हैं। लेकिन अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं तो इस हुकूमत ने रिलीफ दिया है। आपने देखा 10-10 रुपए तक का पेट्रोल और डीजल पे कीमत में कमी की है और अब मजीद ये जो कम हुई है इससे अल्लाह ने चाहा और कीमतों में कमी आएगी। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक वो वक्त था हमें हर तरफ से हिट पड़ी थी, पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमतें बढ़ गई थी, उससे बिजली की कीमतें भी बढ़ाई थी। IMF की कंडीशनों के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे और बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी थी, जो महंगाई के सबब बनी। महंगाई यकीनन बढ़ी हमारे यहाँ, लेकिन अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये महंगाई को कम करेंगी, अफरात ज़र को कम करेंगी। स्टेट बैंक ने एक सख्त मेजर लिया है, मॉनेटरी पॉलिसी में उसने अपना मार्कअप बढ़ाया है। मार्कअप 15% बढ़ गया है, इससे बैंकों के रेट 17% हो गए। अब 17% पे बारो करना इतना आसान नहीं है। तो हमारी माशी जो है ग्रोथ तो जरूर कम होगी, लेकिन अफरात ज़र या इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से। और अफरात ज़र जब कंट्रोल होगा तो रिजर्व्स मनी कम होगी और उससे मार्केट में महंगाई में कमी आएगी। तो ये सब चीज़ें महंगाई में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग हमारे लाइन पर मौजूद थे, माहिर माशियात, और इस हवाले से हमारी और नाज़रीन आपकी रहनुमाई कर रहे थे। आपको बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी हो गई है। इसी हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC प्लस अपने तेल की पैदावार में यौमिया 1 लाख बैरल तक इजाफा करने के लिए तैयार हो गई है। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले से रुकावट की वजह से इजाफी सप्लाई की कमी ने तवानाई की मंडियों को मुतासर किया और अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ। व्हाइट हाउस ने भी कहा कि अमरीकी हुकूमत तेल की कीमतों में कमी पर तवज्जो दे रही है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कंबोडिया में 29वें आसियान रीजनल फोरम के मौके पर सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा वोविन बालाक्रश से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने इक़्तिसादी रवाबित को पाकिस्तान और सिंगापुर के ताल्लुकात का मरकज़ी सतून करार देते हुए बाहमी ताउन और दीगर शोबा-ए ज़िंदगी में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر کمبودیا میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریاستی اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی مبینہ تقاریر سے متعلق کیس میں درخواست گزار سے تقاریر کی ٹرانسکرپشن سمیت اہم سوالوں کے جواب طلب کر لیے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس یاحیہ آفریدی پر مشتمل بینچ نے دوران سماعت درخواست گزار سے استفسار کیا کہ مقدمے میں مفاد عامہ کا کون سا سوال ہے، کون سے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی اور درخواست گزار کے کون سے بنیادی حقوق مجروح ہوئے۔ عدالت نے درخواست گزار سے کہا کہ قانون کے تحت ادارے موجود ہیں، متعلقہ فورم ہوتے ہوئے درخواست گزار نے ان سے رجوع کیوں نہیں کیا۔ بینچ کے رکن جسٹس یاحیہ آفریدی نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت کے نوٹس میں معاملہ لے کر آئے ہیں۔ آئین میں توہین عدالت کی شق 204 موجود ہے، ضرورت محسوس ہونے پر عدالت خود کارروائی کر لے گی۔ عدالت نے معاملے کی سماعت ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ایڈوکیٹ قاسم فیصل نے عمران خان کی اداروں کے خلاف مبینہ تقاریر پر ان کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں فیصلہ رکوانے کے لیے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ اب تحریک انصاف جھوٹ کو چھپانے کے لیے ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے انیس آوان۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ کا پلندہ پی ٹی آئی کے لیے آتش فشاں بن گیا ہے جو اب پھٹنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 سال تک فورن فنڈنگ کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے جھوٹ بولا، دبایا اکاؤنٹس کو اور بیان حلفی جھوٹا دیا، پھر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ان پر فوجداری مقدمات کھل سکتے ہیں، دیوانی مقدمات کھل سکتے ہیں، آئینی مقدمات کھل سکتے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ تحریک انصاف احتجاج کی آڑ میں NRO حاصل کرنا چاہتی ہے، کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے کیا ہے، ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ صرف انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ان کا اب اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہمارا جھوٹ کور کرنے کے لیے جلا دو، جلا دو آئین کو، جلا دو دستور شاہراہ کو، جلا دو کیپٹل کو، جلا دو پاکستان کو اور ڈوبیں پاکستان کے لوگ، ہمیں کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کابینہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ عمران خان نے پاکستان کا قرضہ دگنا کر دیا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی معیشت میں مزید استحکام پیدا کیا جائے۔ انیس آوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے معیشت کو بچانے کے لیے مشکل اور غیر مقبول فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پائیدار اور جامع بنیادوں پر اقتصادی استحکام کے لیے میثاق معیشت کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد میں اقتصادی ترقی کے حوالے سے 1 سالہ حکمت عملی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں کی وجہ سے ملک کی معاشی صورتحال ابتر ہوئی۔ اتحادی حکومت نے غیر مقبول اور دانشمندانہ فیصلے کر کے ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا۔ اپریل کے اختتام تک جو ہمارے معیشت دان ہیں اور دنیا کے معیشت دان ہیں وہ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے میں کتنا وقت اور لے گا۔ الحمدللہ وہ خطرہ جو ہے وہ ٹال دیا گیا ہے، اور وہ خطرہ ٹالنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک براڈ بیسڈ کولیشن گورنمنٹ تھی جس نے وہ بہادرانہ فیصلے کیے، وہ ایسے ان پاپولر فیصلے کیے جو ملکی معیشت کے لیے ناگزیر تھے لیکن سیاسی ساکھ کے لیے بہت مضر تھے۔ تو پولیٹیکل کیپٹل کو برن کر کے جو ملک کا کیپٹل ہے اس کو بچایا گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت کی کوششوں سے پاکستان کے عالمی برادری کے ساتھ روابط بحال ہو گئے ہیں کہ بین الاقوامی برادری دوبارہ پاکستان کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ پاکستان کا IMF کا پروگرام دوبارہ ٹریک پہ آ چکا ہے، روپیہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو گین کر رہا ہے، اور اس کی جو ایک اسپیکولیٹو رن تھا اس کے اوپر اس وجہ سے کہ شاید خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت لڑکنے والی ہے، وہ صورتحال اس کی تبدیل ہو چکی ہے۔ تو جہاں یہ استحکام پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کنسالیڈیٹ کریں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ حکومت ملک میں ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، برآمدات میں اضافے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
पेट्रोलियम के वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान बैरूनी हाथों में कठपुतली हैं, उनके इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अस्पताल के लिए दिया गया चंदा भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मजीद तफसील जानेंगे आप सदफ अफजल से उनकी इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात पीटीआई दौर में हुई। इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, उन्होंने ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान ने लगाया, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? जो आपके सामने मुसव्वदा आया है जिसमें तमाम नाम लिखे पड़े हैं, वो आपको सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम पीटीआई का सरबराह, उसके एटीएम सिर्फ लोकल नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी एक ऐसी पार्टी है जो काले धन से चली। 355 फॉरेन कंपनियों से पैसे ले लिए, जो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं हैं, जो फॉरेन कंपनियां हैं जिनसे पैसा लेना पाकिस्तान में काला धन करार दिया गया, इन्होंने पैसा लिया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि शहजाद अकबर लंदन गए और खुफिया मुआहदा किया, जो अरबों रुपए हुकूमत पाकिस्तान को मिलना थे वो खुफिया मुआहदे के तहत मलिक रियाज को मिले। इमरान खान के इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक है। 450 कनाल जमीन दें और काबीना के साथ नौसरबाजी कर दें। जो शख्स 2 मिलियन पाउंड या 450 कनाल में खरीदा जा सकता हो, उसको मुल्क का एक न्यूक्लियर मुल्क का वजीर आजम लगाएंगे आप? अब आपको पता चला ये तमाम पैसे कहां से आ रहे थे और वो कौन सी बैरूनी ताकतें थी जो ये पैसे दे रही थी। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म की मईशत और तवानाई के बारे में कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर ने कहा है कि पीटीआई के एहतजाज का मकसद फॉरेन फंडिंग केस के मामले को दबाने की कोशिश है। खैरात के नाम पर आवाम से पैसे बटोरने वालों का भांडा बीच चौराहे फूट चुका है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कोऑर्डिनेटर बराए तवानाई ने कहा कि इमरान खान ने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट खुलवाकर पैसे वसूल किए। इमरान खान का सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मजाक बनकर रह गया है। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया, मगर उनकी चोरी पकड़ी गई। फॉरेन फंडिंग केस का भी जो तारीखी फैसला आया है, जिसके अंदर यह साबित किया गया है कि पीटीआई ने बतौर पार्टी और इमरान खान ने बिलखसूस कानून तोड़कर जानबूझकर फॉरेन फंडिंग ली। इमरान खान साहब ने खुद झूठी इन्फॉर्मेशन और झूठे एफिडेविट जमा कराए। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ये अपना एक चूरन बेचने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ। ये मिथ तो अब टूट गई और हकीकत तो अब ये है कि आप इमरान खान साहब को पैसे दिलवा दें तो उनसे कुछ भी करा लें। बिलाल अजहर क्यानी ने कहा कि इमरान खान का बयानिया दफन हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है। जिसने भी उनकी मदद की या उन पर एहसान किया, उसको उन्होंने बाद में गाली दी और उससे दुश्मनी बनाई। कोर्टों से भागना, जब इनकी कोई चोरी पकड़े तो उसका जवाब देने के बजाय उससे भागना, ये भी इनकी रवायत है। कोर्ट्स में भी जब कोई इनसे कोई पूछता है तो उनका रवैया यही होता है कि हरगिज़ जवाब नहीं दूंगा। तो एक तो चोरी और फिर सीना जोरी, और यही रवैया इनकी सारी चोरियों की तरफ है। बिलाल अजहर क्यानी का कहना था कि पीटीआई की कारस्तानियों का हुकूमती सतह पर जायजा लिया जा रहा है। इमरान खान समेत उनके झूठ में शामिल हवारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जिसकी बुनियाद किसी इलाकाई या लिसानी बुनियाद पर नहीं बल्कि एक वाज़े नज़रियाती असास पर रखी गई, जिसे 2 कौमी नज़रिया कहते हैं। ये नज़रिया क्या है और क़याम पाकिस्तान में इसकी अहमियत क्या थी, इस हवाले से मुलाहिज़ा कीजिए अरसलान असद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान का कयाम वाज़े और ठोस नजरियाती असास पर रखा गया, जिसे 2 कौमी नजरिया कहते हैं। इसके तहत ये वाज़े किया गया कि माजी के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सामने हिंदुओं और अंग्रेजों के मुश्तरका मकासद आया थे। वो महज हिंदुस्तान में बसने वाली एक कौम की हैसियत से नहीं बल्कि मुसलमान होने की हैसियत से अपने कौमी वजूद को जिंदा रखना चाहते थे। जबकि दूसरी जानिब हिंदू रहनुमा किसी सूरत मुसलमानों की जुदागाना हैसियत तस्लीम करने के लिए न माजी में तैयार थे और न अब है।
इसका अमली सबूत तकसीम बरसगीर के वक्त हिंदुओं ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों का कत्लेआम करके दिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार वाज़े अल्फाज में कहा था कि जब हिंदुस्तान का पहला फर्द मुसलमान हुआ तो वो अपनी कौम का फर्द न रहा, वो एक दूसरी कौम का फर्द बन गया। मुसलमानों की इनफरादियत को मिटाने और उन्हें अपने अंदर जम करने की गरज से हिंदुवता के नाम पर बरसगीर के मुसलमानों पर हिंदू हमेशा से हमला आवर रहे और ये मुहिम अब भी भारत में पूरे जोर शोर से जारी है, जिसकी अमली मिसाल भारत में बसने वाली मुस्लिम आबादी और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर रवा रखे जाने वाले इंसानियत सोज मजालिम हैं। अगर पाकिस्तान कायम ना होता तो आज हमारे साथ भी हिंदू यही सलूक रवा रखते। क़याम पाकिस्तान का तस्वर महज दो कौमी नजरिया तक ही महदूद न था, बल्कि आज़ादी के असूल के बाद पाकिस्तान को एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही रियासत बनाना था, जिसके लिए जरूरी है कि हम तमाम तर लिसानी, इलाकाई, रंग व नस्ल के फर्क से बलातर होकर एक कौम बनकर आगे बढ़ें। अरसलान असद का खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, ये अल्फाज हैं शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के, जिन्होंने अपनी शायरी, खुतबात और सियासी बसीरत से बरसगीर के मुसलमानों में अलहदा रियासत की उम्मीद सहर जगाई। शायर मशरिक के तसव्वुर पाकिस्तान के हवाले से देखिए मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट। अल्लामा मोहम्मद इकबाल नजरिया पाकिस्तान और तसव्वुर पाकिस्तान के बानी हैं। उनके नजदीक अलहदा इस्लामी रियासत के नजरिए की बुनियाद बरसगीर के मुसलमानों के लिए तहजीबी, इक्तसादी, मुआशरती और सियासी निज़ाम अमली तौर पर नाफिज करना थी। अल्लामा इकबाल ने इस बात पर जोर दिया कि बरसगीर के मुसलमानों का मुआशी और तहजीबी मुकाम हासिल करने के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है। इकबाल का मेन पर्सपेक्टिव ये था कि मुसलमान जो हैं वो उनका जो दीन है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के हिसाब से एतबार से एक मुकम्मल सोशियोलॉजी भी है। मुसलमान मुश्किल है कि वो किसी और मज़हब के लोगों के साथ मिल के, हिंदुओं के साथ मिल के ख़ास तौर पे इकट्ठे रह सके। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानाने हिंद को यकजहती और इत्तेहाद का दर्स दिया और एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने का जज्बा पैदा किया। उन्होंने बरसगीर में मौजूद वाहिद कौम का तस्वुर मुस्तरद कर दिया और मुस्लिम कौम की जुदागाना हैसियत पर जोर दिया। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में फिक्र इकबाल को मरकजी हैसियत हासिल है। वो हमेशा मुसलमानों के लिए रोशन मुस्तकबिल के हवाले से पुरुमीद रहे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, खाना काबा के बाद मस्जिद नबवी वो पुरनूर मकाम है जिसे सबसे ज्यादा फसीलत हासिल है। रोज़ा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के वक्त मुसलमान अदब और एहतराम का इंतहाई ख्याल रखते हैं। इमरान मनसब खान की ये रिपोर्ट देखिए। के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी हर आशिक़े रसूल की दिली ख्वाहिश होती है। हुज्जाज इकराम फरीज़ा हज की अदायगी से पहले या बाद में मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल पर सरकार तो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना और अपने अजीज़ व ग़ारिब का सलाम पेश करते हैं। रोज़ा रसूल पे मैंने हाजिरी दी है तो मेरी एक अजीब सी फीलिंग थी। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। मरकज़ महवर निगाह सब्ज़ गुंबद के हसीन जलवों, मस्जिद नबवी के दिलकश मीनारों, सुनहरी जालियों के सामने से गुजरते हुए आकाए दो जहां की खिदमत में अकीदत भरे दुरूद सलाम, रियाजुल जन्ना में वो मिंबर मेहराब और सतूनों के सामने गुजरे रूह परवर लम्हात हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए एक आत्म तकदीर मदीना लिख दे। मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पर हाजिरी और ज़ियारत का शर्त हर मुसलमान के लिए बाइस सादत और ज़रिया निजात है। लाजिम है कि यहाँ पहुँचकर हर मुसलमान इस इंतसारी और इंतहाई हद तक आदाब को मरूज़ खातिर रखे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मस्जिद नबवी। और अब कुछ बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। नाज़रीन, अशराए मुहर्रम में मुल्क भर में महाफिल, कॉन्फ्रेंसेस और मजालिस का इनकाद किया जा रहा है, जिनमें शुहदाए करबला की अज़मत और उनकी तकालीफ को बयान किया जा रहा है। बेते यजीद से इनकार के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तलिफ कबीलों और अफराद को खुतूत के जरिए दावत देते रहे और अपने क़याम के मकासद को बयान करते रहे। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर।
حسین کی یزید کے ساتھ جنگ نے اہم سیاسی، فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے۔ امام علی مقام اپنے قیام و ہدف کا مقصد کبھی خطبات تو کبھی خطوط کی صورت میں عوام کے سامنے رکھتے رہے۔ اہل کوفہ کو بھی خط لکھا اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ اس ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے، یا شمشیر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں یا ذلت کا لباس پہن کر یزید کی بیعت کر لوں۔ حالانکہ ذلت ہم اہل بیت سے بہت ہی دور ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول اور جس مطہر آغوش میں ہماری پرورش ہوئی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلیل اور پست انسانوں کی بیعت کو عزت کے ساتھ مرنے پر ترجیح دے۔ تم یہ جان لو کہ میں انصار اور اصحاب کم ہونے کے باوجود بھی حق کے لیے جنگ کروں گا۔ امام علی مقام نے ایک اور خط اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا اور کہا، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری کیا رشتہ داری ہے تم جانتے ہو، باقی سب سے زیادہ تم ہماری معرفت رکھتے ہو اور تم ایک اچھے اخلاق کے مالک اور غیرت مند انسان ہو، پس ہماری خاطر اپنی جان لٹانے سے دریغ مت کرنا۔ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ حبیب ابن مظاہر بھی ان کوفیوں میں شامل تھے جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھ کر بلایا تھا، لیکن حالات خراب ہوئے تو حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوہچہ نے کوفہ کو چھوڑ دیا۔ عاشورہ کے دن میدان کربلا میں پہلے مسلم ابن اوہچہ میدان میں گئے، زخمی ہو کر گرے تو امام حسین اور حبیب سر پر پہنچے۔ مسلم نے حبیب کو وصیت کی اور کہا، میں تمہیں امام حسین کے حق میں وصیت کرتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا اور تمہاری آنکھیں روشن کروں گا۔ حبیب ابن مظاہر نے 75 سال کی عمر میں امام حسین کی رکاب میں جام شہادت نوش کیا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مرثیہ شاعری کی قدیم ترین اصناف سخن میں سے ایک ہے۔ اردو مرثیہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کی عظیم قربانیوں اور اخلاق حمیدہ کے اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے۔ مرثیہ کی تاریخ کے بارے میں ملتان سے شراز درانی کی رپورٹ دیکھیے۔ کربلا بھی لفظ حق کی مستقل تفسیر ہے، خون اہل بیت سے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ مرثیہ وہ صنف سخن ہے جس میں دنیا سے رخصت ہونے والے کی تعریف و توصیف بصد حسرت و غم کی جاتی ہے۔ 61 ہجری میں کربلا میں پیش آنے والے لرزہ خیز واقعے پر پہلا مرثیہ ایک عرب شاعر عبید الرحمن عبید اللہ بن ہودہ نے کہا تھا۔ واقعہ کربلا کے بارے میں جو تخلیقی و ادبی سرگرمی بر صغیر میں نظر آتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ منگوا تو خبر خیمہ شاہ شہداء کی یہ غل ہے کہ ہلتی ہے زمین کرب و بلا کی، کیا درد ہے اس وقت کے بیتاب ہیں سرور، آہوں کی صدا یہاں چلی آتی ہے مکرر، رونے میں کئی بار دم سرد بھرا ہے، تو سن تو کہ فریاد میں کیا درد بھرا ہے۔ 1400 سال سے واقعات کربلا اور شہدائے کربلا کے کردار و افکار پر مرثیہ گوئی کا سلسلہ جاری ہے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجیہی تھا۔ لکھنوی شعراء میر انیس اور میر دبیر نے مرثیہ کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ پاکستان میں کئی شعراء نے مرثیہ لکھا جن میں آل رضا زیدی، جوش ملیح آبادی، نسیم امروہی، صبا اکبر آبادی اور ہلال نقوی شامل ہیں۔ فیض احمد فیض اور قرار حسین نے بھی جدید مرثیہ پر کام کیا۔ شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر وطن عزیز میں امن و استحکام اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس فورس کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے فاہد جاوید۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اپنے فرائض کی انجام دہی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اہلکاروں اور افسران نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہداء ہمارے قابل فخر اثاثہ ہیں، ان کی قربانیاں اور ایثار کا جذبہ جس کے تحت انہوں نے اپنے وطن کے لیے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلا شبہ وہ قابل فخر ہیں۔ ہمارا ایک عہد ہے کہ ہم اپنے جو شہداء ہیں ان کو نہیں بھولیں، اور ہم ان کے لواحقین اور ان کے ورثاء کے ساتھ ان کے اسی طریقے سے خیال رکھا جائے گا جیسے کہ وہ جو شہداء کے ہوتے ہوئے جو ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں
हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है। पुलिस शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ शरपसंद अनासिर और मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ भी लड़ती रही है और अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी पीछे नहीं हटे। हजारों पुलिस एहलकारों और अफसरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत समेत तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस शोहदा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस्लामाबाद में पुलिस शोहदा के साथ मोटरवे पुलिस के शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए भी तकरीब हुई। IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद समेत दीगर ने शिरकत की और शोहदा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में भी यौम शोहदा पुलिस के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में पुलिस अफसरान समेत शहरियों और शोहदा के वर्सा की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम शोहदा पुलिस पर हम अपने शहीद अफसरान और जवानों के साथ तजदीद अहद करते हैं कि उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और मुल्क में अमन व अमान के लिए पुलिस के साथ बतौर शहरी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। फवाद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, आखिर में बात हो जाए मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, साथ ही न्यूज़ एट 6 शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।